जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नए वीडियो के साथ आए हैं और ये जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ ना आपके सामने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से यूपीएससी के। ठीक है। और अभी यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम होने वाला है 14 मई को। इसका भी डेट आ गया है, जैसा कि इसके लिए मैंने एक नोटिफिकेशन जो आया था कैलेंडर इसका यूपी पीसीएस के लिए, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख सकते हैं जाके कि उसमें क्या क्या है। चलिए, तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो है वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। ठीक है। तो ये जो है चर्चा में है और इस तरीके का बॉन्ड जो है बहुत कम सुनने के लिए मिलता है। कि किसी जीव के संरक्षण के लिए या उसकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जो है बॉन्ड जारी किया जाता है। ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये राइनो से संबंधित है और हम लोग देखेंगे कि इसको वर्ल्ड बैंक ने जो है किस देश के लिए और कैसे शुरू किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो भी इस चैनल पे नए लोग हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस जितने भी होने वाले हैं, और साथ साथ में यूपीएससी का एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाला है और 2024, इन दोनों को टारगेट रखे हम पूरे करंट का एक एकदम समराइज जो एकदम इम्पोर्टेंट लगता है कि हाँ इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है, वो सारे सेक्शन मैं आपके सामने लेके आता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इतने सारे चैनल हैं, डेली 10 न्यूज़ आते हैं। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इतना ज़्यादा न्यूज़ हो जाता है, जिसमें ये बता पाना कि कौन इम्पोर्टेंट है कौन नहीं है, और फिर वो आप जो इम्पोर्टेंट भी रहता है वो भी छूट जाता है उसके चक्कर में, और जो नहीं आता है वो तो छूट ही जाता है। तो इसलिए हम उन्हीं सारे सेक्शन को डिस्कशन करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका नाम है वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। ये विश्व बैंक ने अभी ब्लैक राइनो की जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, इनको संरक्षण करने के लिए, चूंकि इसके लिए दक्षिण अफ्रीका पहले से प्रयास कर रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका के प्रयास को और सार्थक बनाने के लिए, उसमें और सहयोग करने के लिए विश्व बैंक ने वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। और इसे हम लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड इंग्लिश में बोल सकते हैं। इस जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड है, इसको राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ये चूंकि विश्व बैंक ने लाया है और अफ्रीका के लिए लाया है, दक्षिण अफ्रीका के लिए लाया है, तो ये कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इनको संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में दो ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पे ब्लैक राइनो की आबादी को बचाने और उनकी संख्या बढ़ाने में योगदान करेगा। ठीक है। तो वो दो क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो क्षेत्र भी जानना चाहिए आपको। तो पहला क्षेत्र है एडो एलिफेंट नेशनल पार्क, शॉर्ट में हम लोग AENP बोल सकते हैं। और दूसरा है ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व। ठीक है। GFRNR। इसे भी हम लोग मैप में देख लेते हैं एक बार, ताकि हम लोग का एक बार मैपिंग में भी देख लेने से याद हो जाता है वो चीज़ें। देखिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप का मैप। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, नीचे ये अफ्रीका है। ठीक। और यहाँ पे जो आपको देख रहा है मार्क लगा हुआ, ये है आपका एडो एलिफेंट नेशनल पार्क। और यहीं पे जो आप लोग दूसरा मैप में जो मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा है ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व। तो इसको जूम करके अगर हम लोग देखें तो ऐसे ही ये दिखेगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे एडो एलिफेंट नेशनल पार्क है और जस्ट इसके ऊपर जो है ये ग्रेट फिश रिवर नेचर नेचर रिजर्व है। ठीक। तो ये जो है आप अफ्रीका महाद्वीप में ऐसे देख सकते हो मैप में एक बार। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। ये जो बॉन्ड जारी किया गया है, इसमें 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सतत विकास बॉन्ड है ये। ठीक है। कितने वर्षों के लिए है? तो 5 वर्षों के लिए है। ठीक है। 5 वर्षों के लिए जो है ब्लैक राइनो की आबादी को बढ़ाने के लिए जो है इस बॉन्ड को 5 वर्षों के लिए जारी किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि इस आबादी को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। तो आबादी को बढ़ाने के लिए जो निवेशक हैं, उनको 3.7 से 9.2% तक रिटर्न भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है। और ऐसी आबादी बढ़ने की स्थिति में ही दिया जाएगा। अगर आबादी नहीं बढ़ती है, ब्लैक राइनो की अगर जनसंख्या नहीं बढ़ती है, तो उस स्थिति में भुगतान राशि क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और
ब्लैक राइनो को जो है हम लोग ब्राउजर ब्लैक राइनो जो है ये ब्राउजर होते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ब्लैक राइनो को ब्राउजर कहते हैं। यहाँ ब्राउजर का क्या मतलब है? तो ब्राउजर का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब वे जानवर जो भोजन के रूप में क्या टहनियाँ, शाखाओं, पत्तियों और खिड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्राउजर कहते हैं। ठीक है, तो ब्लैक राइनो क्या है? ब्राउजर होते हैं। ठीक। देखिए, यूपीएससी के एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, 2 से 3 स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट होती है ना, जो एक बुक जारी करता है आईयूसीएन, ये प्रत्येक 2 वर्ष में जारी करता है। उसमें प्रत्येक 2 ईयर्स में जारी करता है, और उसमें हमको देखने के लिए मिलता है कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं या पादप हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, डेंजर्ड हैं, यानी कौन अधिक जो है गंभीर रूप से संकटापन्न है। तो ऐसी लिस्ट जारी होती है। तो आईयूसीएन की आईयूसीएन की रेड लिस्ट जारी होती है। इसी तरीके से वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भी देखा जाता है कि किस सूची में है। तो यहाँ पे जो ब्लैक राइनो है ना, ब्लैक राइनो के बारे में ऐसा कहा जाता है, जैसा कि डाटा हम लोग के सामने ही है, कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसे गंभीर रूप से संकटाग्रस्त की सूची में डाला गया है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में इसे सूचीबद्ध किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि जो ब्लैक राइनो है ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये केन्या, तंजानिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे सहित पूरे दक्षिणी तथा पूर्वी अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? डायसोरस बिकोर्निस। ठीक है, इसका ये वैज्ञानिक नाम है। तो एक बार हम लोग मैप में भी देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे हमने बताया कि ये जिम्बाब्वे हो गया, ठीक है, तंजानिया हो गया, केन्या हो गया, ठीक है, और ये जो है आप लोग जिम्बाब्वे ये हो गया, तो ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, नामीबिया ये हो गया। तो इन सारे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हमको देखने के लिए मिलते हैं राइनो। एक बार देख लीजिए, जिम्बाब्वे, नामीबिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, तंजानिया हो गया, केन्या हो गया। ठीक है, तो और ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। तो इन सारे क्षेत्रों में हमको क्या देखने के लिए मिलते हैं? राइनो देखने के लिए मिलते हैं, ब्लैक राइनो। आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें। तो ये एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा। ये वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जो है जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से दक्षिण अफ्रीका के लिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये इसे राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 संरक्षित क्षेत्र है, एक येडो एलिफेंट नेशनल पार्क है और दूसरा है गेट फिश रिवर नेचर रिजर्व। मैप में मैंने इनको दिखाई दिया आपके सामने। ठीक है, बाकी इनके बारे में और जो फैक्ट है, एक तो इसमें जो निवेशक हैं उनको 3.7 से लेके 9.2% तक का रिटर्न दिया जाएगा। ऐसा तब दिया जाएगा जब उनकी आबादी में वृद्धि होगी। अगर आबादी में वृद्धि नहीं होगी तो उनका कोई भी भुगतान राशि जो है वो शून्य रहेगी। 150 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का सतत विकास बांड जारी किया गया है, 5 वर्षों के लिए है। ठीक है, और ब्लैक राइनो जो है आईयूसीएन रेड लिस्ट की क्रिटिकल इंडेंजर्ड में शामिल है, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। क्षेत्र मैंने बता दिया, केन्या, तंजानिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, एक न्यूज और है हम लोग के सामने, और वो है रानी वेलु नचियार से संबंधित है। ठीक है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने क्या किया है, इनकी जयंती थी। ठीक है, इनकी जयंती पे श्रद्धांजलि अर्पित किया इन्होंने। तो इनकी जयंती कब थी? तो 3 जनवरी 1970 को, और 3 जनवरी 1730 को इनका जन्म हुआ था। तो 3 जनवरी के दिन जो है प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नाचियार के जन्म दिवस पर उन्होंने जन्म दिवस पर जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये रानी वेलु नाचियार आखिर कौन थी। देखिए, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ना वो हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक मैंने लेकर आया हूँ। चूंकि ये तमिलनाडु से संबंधित है तो कई बार इस तरीके के प्रश्न बने भी हुए हैं। अब ये रानी वेलु नचियार जो हैं, इन्हें तमिल लोग क्या कहते हैं? वीर मंगई के नाम से इनको बुलाते हैं। तो इनका एक और नाम क्या है? वीर मंगई। ठीक, ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये तमिलनाडु का ही एक क्षेत्र है, रामनाथपुरम,
और वहाँ का एक साम्राज्य था जिसका नाम था रामनाथ साम्राज्य। वहाँ की ये राजधानी हुआ करती थी, सॉरी राजकुमारी हुआ करती थी वहाँ की। और 1780 के दशक में जो है इन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने वाली पहली रानी थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति में झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने जो है अ, कानपुर से नेतृत्व किया था। उसी तरीके से ये 1780 की घटना है, जहाँ पे ये ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ ये लड़ने वाली पहली रानी थी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब इनके बारे में और क्या कहा जाता है, तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो रानी वेलु नाचियार हैं, ये फ्रेंच जानती थी, अंग्रेजी जानती थी, उर्दू जैसी कई सारी भाषाओं के साथ जो है ये दक्ष थी। और साथ साथ सिर्फ इन्हें भाषाएं ही नहीं आती थी, ये बल्लारी, सिलम्बम, घुड़सवारी, तीरंदाजी जैसी जो मार्शल आर्ट होती हैं, मार्शल आर्ट का मतलब होता है युद्ध कला ना, कि युद्ध में लड़ने की जो कला होती है उसको मार्शल आर्ट कहते हैं। इन सारी चीजों से ये प्रशिक्षित हुई थी। ठीक, तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं रानी वेलु नाचियार जो है हमारे इतिहास के खंड के हिसाब से भी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके पति का क्या नाम है, तो इनके पति का नाम है मुथु वदुगनाथ पेरिया। ठीक है, उदय यथेवर, ये इनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद ही जो है इन्हें कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिया बल्लारी, सिलम्बम, घुड़सवारी, तीरंदाजी, ये सारे मार्शल आर्ट हैं। तो एक बार हम लोग ये देख लेंगे कि भारत में कौन कौन से मार्शल आर्ट हैं। और इसमें ये जो सिलम्बम की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये पिछले साल 2021 में चर्चा में भी रहा था। ये थाईलैंड के तरफ कहीं पे एक समारोह हुआ था जिसमें भारत के ही एक है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, सिलम्बनम कारी करके उनका नाम था। उन्होंने इस कला में, ये जो सिलम्बम है, इस कला में मार्शल आर्ट में उन्हें जो है पुरस्कार मिला था। तो इसलिए भी जो है ये पिछले साल चर्चा में था, लेकिन चूंकि यहाँ पे नाम आ गया है तो इसलिए हम इसमें बता देते हैं। जैसे घुड़सवारी तो सबको पता है क्या है, तीरंदाजी सबको पता है क्या है। तो ये जो नया शब्द है ना सिलम्बम, इनके बारे में हम लोग देख ले हैं क्या होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो लोग युद्ध कर रहे हैं। देखिए इनके हाथ में जो एक चीज लगा हुआ है, एक तरफ ये है और एक जो है ये लंबा वाला है। ठीक है, तो ये इसमें हथियार के रूप में क्या यूज करते हैं, तो पहला तो है बांस की छड़ी होती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये बांस की छड़ी है। तो ये मुख्य हथियार होती है और इसकी लंबाई प्रयोग करने वाले की ऊंचाई पर निर्भर करती है। ठीक, पहली इसकी विशेषता। दूसरी जो है ये एक मारू होती है। ये मारू क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये एक धमाकेदार हथियार है जिसे हिरण के सींगों जैसे सींगों से बनाया जाता है। तो आप देख भी रहे होंगे कि इनकी कहीं ना कहीं जो आकृति है वो हिरण के सींग जैसे ही प्रतीत हो रही है। तो प्रतीत क्या हो रही है, ये उसी से बनाई ही जाती है। देखिए ये हाथ में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसलिए चर्चा में था। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि भारत के अन्य जो मार्शल आर्ट हैं उनमें कौन कौन मार्शल आर्ट हैं और किस किस राज्य से संबंधित हैं। जैसे गतका जो है ये पंजाब से है, पाइका जो है ये उड़ीसा से है, थांगता जो है ये मणिपुर से है। एक बार याद कर लीजिएगा, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा बार बार इसको पीछे कर करके। उसके बाद है कलारी पट्टू, ये आपको पता है केरल का है, ये इम्पोर्टेंट भी है। छोलिया है, ये उत्तराखंड का है। पांग लबसोल है, ये सिक्किम का है। मुष्टि युद्ध है, ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुष्टि युद्ध जो है ये उत्तर प्रदेश का है। और मर्दानी खेल जो है ये महाराष्ट्र का है। तो ये कुछ प्रमुख मैंने मार्शल आर्ट रखे हैं जिनको आप लोग रिवाइज करके देख लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहा। ये इम्पोर्टेंट था, वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड, और दूसरा रानी वेलचुआर के बारे में जो हम लोगों ने अभी बात किया। तो ये दोनों खंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। और आप लोग जरूर इसको वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल बढ़ता है कि इस तरीके के कंटेंट लाने के लिए आपके सामने। और आप लोग देखेंगे कि जब आप लोग एग्जाम देकर आएंगे ना, तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि हमें जरूर यहाँ से कुछ प्रश्न मिले हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।